बहुत जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लगता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बचपन में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था। मुझे साइनस की दिक्कत थी। एक टाइम के बाद मुझे अस्थमा भी हो गया था। टॉन्सिलाइटिस का जो भी कोई इन्फेक्शन मुझे होता था जब, तो मैं ना पानी पी सकता था, ना मैं खाना निगल सकता था। तो ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल एक सफोकेटिंग पॉइंट पे लेके गई कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा एडमिट कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं आँख बंद करके बैठ गया ध्यान में। फिर मुझे एक विज़न आया कि उसमें मुझे एक शर्ट दिख रही है। मुझे शर्ट की पॉकेट दिख रही है, फिर वो ट्रांसपेरेंट हो गया और वहाँ पे मुझे अपना वो एडमिट कार्ड दिख रहा था। पास्ट लाइफ दिखाई दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया था ये पास्ट लाइफ वाला टर्म। एक बार देखा था मैंने कि एक वॉरियर हूँ मैं, और किसी ने मेरी अपर बैक पे स्वॉर्ड से मारा मुझे। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जीवन के अंदर प्रत्येक आत्मा जब धरती पर आती है तो वो अपना कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करके आती है। उस लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई उम्र निर्धारित होती है। वो किसी उम्र में कभी भी सीख सकती है। तो जो भी उसके गुण स्वभाव होते हैं, उनके साथ उतार चढ़ावों के साथ साथ वो आगे बढ़ती जाती है और अपने लक्ष्य को पा लेती है। तो आज हम जानते हैं छोटी उम्र में भी कैसे हमारे पिरामिड मास्टर चिराग जी ने अपने जीवन के लक्ष्य को पाया और समझा और उस पर काम कर रहे हैं। चिराग जी 2005 से ध्यान करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, अपना कार्य भी करते हैं। हम आज एक सीनियर पिरामिड मास्टर चिराग जी से बातचीत करेंगे, उनकी आत्मा की यात्रा को सुनेंगे। चिराग जी उड़ीसा से हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और 2005 से ध्यान कर रहे हैं। तो जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कैसे अपने जीवन को लक्ष्य को पा लिया और आगे बढ़े। तो स्वागत करते हैं चिराग जी का। चिराग जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू अरुणा मैम। चिराग जी, इस धरती के ऊपर आपका जन्म हुआ, किस परिवार में हुआ और आपके परिवार में आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिला, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी अरुणा मैम। तो मेरा मेरा जन्म एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, और मेरी एक जॉइंट फैमिली थी। मेरे पेरेंट्स, माता-पिता, दादा-दादी, मेरे चाचा और मेरे 2 छोटे भाई हैं। तो घर का माहौल प्यार भरा और सुखद ही रहा है हमेशा से, और कभी कोई वैसी तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ज़्यादातर लोगों को या ज़्यादातर बच्चों को जो शिकायतें होती हैं, आम तौर पर मुझे भी वही शिकायतें होती थी कि माता-पिता से ध्यान नहीं मिलता, या उनसे इनफ अटेंशन या प्यार नहीं मिल रहा, या पेरेंट्स को रिजल्ट्स से लेके एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो सामान्य सा बचपन रहा, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू नहीं था, पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो कि बिल्कुल अलग थे, और जिनकी वजह से मेरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ या मेरा माइंड शेप हुआ। और पर्सनैलिटी का जो एक हिस्सा कहते हैं कि बचपन में डेवलप होता है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, अपने चाइल्डहुड को भी देना चाहूँगा। मेरे बचपन में पढ़ाई में मेरा मन लगता था। मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, और इन स्पाइट ऑफ
पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ या जो भी मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती थी, फिर भी मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे पेरेंट्स उतना उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। उनको ये लगता था कि अगर ये टॉप 5 में आ रहा है या टॉप 10 में आ रहा है, तो टॉप 3 में क्यों नहीं आ सकता? तो अगर मैं रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहा हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो टीचर का तो काम ही होता है बोलना कि ये बच्चा और इम्प्रूव कर सकता है, ये और आगे कर सकता है। तो उसमें मेरे पापा और कहते थे कि नहीं, ये तो मुझे पता है इसका पोटेंशियल है कि वो और आगे अच्छा और कर सकता है। तो एनकरेजमेंट और एक्सेप्टेंस की कमी मुझे लगती थी कि हाँ, कम से कम इतना तो है, बाकियों को देखो, उनको वो इतना भी अगर अचीव नहीं कर रहे हैं तो भी उनके पेरेंट्स इतना कुछ उन्हें नहीं कहते या उतना एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे। बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मुझसे ख़त्म नहीं हो रही है। और अगर आप जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरी माता एक गृहिणी थी। उनको पूरा दिन उनका घर के कामों में लग जाता था। सवेरे से लेके रात तक उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी थी, क्योंकि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। और मेरे पिताजी काम पे शॉप पे जाते थे, सवेरे जाके वो भी रात को आते थे। और दिन भर हम लोग, मैं और मेरा भाई और हम लोग अपने आप में ही रहते थे। बाहर जाना, खेलना कूदना और दोस्तों के साथ बदमाशियाँ करना और बाहर की खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे। समय रहते हम लोगों ने ये समझ लिया, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, कि जो करना है अपने दम पे करना है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा स्पेसिफ़िकली मेरे लिए जो आउटलुक रहा है मेरे पेरेंट्स का और जो माहौल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि इतना एनकरेजिंग या इतना वो नहीं था कि हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे ऐसा फ़ील, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी सोच है कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतनी एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, तो कम ही होने वाला है। तो अपने लिए ही मुझे जो करना है, वो करना होगा। कोई सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन मुझे था ही नहीं। तो आगे जाके मेरे लिए ये चीज़ें, ये डाउट्स बहुत महंगे पड़े। महँगे तो नहीं पड़े पर क्लियर हो गए कि मेरे माता-पिता के मन में मेरे लिए सिर्फ़ प्यार ही रहा है हमेशा से। और मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा-सा, गलत नहीं बोलूँगा, बचपना भरा था, क्योंकि वो बचपन था और मैं छोटा था। और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पर चिराग जी, जी, जैसे ये जो आपकी सोच थी, जी, ठीक है, जी। कि मेरे को अटेंशन तो मिलती नहीं है हाँ, पेरेंट्स से, हाँ, बट जो मेरा रिजल्ट आता है उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन होती हाँ, है ना? हाँ। तो जो आपके अंदर जो चीज़ आपको तंग करती थी, हुँ। इस चीज़ का आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव रहा? इस चीज़ का प्रभाव रहा है मेरे जीवन पे, क्योंकि मैं आज के डेट में ये कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में आपके, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आप क्या सोचते हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं पाते हो, सामने वाले को आपका मैसेज प्रॉपरली जा रहा है नहीं जा रहा है। आप अगर कहना चाहते हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो वहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू डी नहीं समझ में आना चाहिए। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है, मुझे लगता है कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को इंटरनलाइज़ करने लग गया था। जो भी, क्योंकि मैं रिटेलिएट नहीं करता था, मैं रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो कभी भी उल्टा जवाब देना या बहस करना, ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी है। तो कुछ भी अगर मुझे चीज़ बुरी लगती थी जो कहते थे मुझे कोई, तो अंदर ही अंदर मैं सोचता था और अपने दिमाग में ही एक अलग दुनिया बना ली थी मैंने। तो मैं रिएक्ट नहीं करता था किसी बात पे, मैं चीज़ों को इंटरनलाइज़ करता था। अंदर ही अंदर सोचता था और इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि
मैं पैसिव एग्रेसिव हो गया बहुत। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लगता था। वो गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं करता था किसी के ऊपर, पर मैं गुस्से में रहता था और उस चीज़ का असर अ, मेरे हेल्थ पे भी आया और मुझे बहुत ही ज़्यादा बचपन में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था। मुझे साइनस की दिक्कत थी। एक टाइम के बाद मुझे अस्थमा भी हो गया था और ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से हील हुई। तो पहले जैसे बचपन में तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता था क्योंकि तब नो डॉक्टर नो मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जीवन में तभी ध्यान नहीं आया था। तो टॉन्सिलाइटिस का जो भी कोई इन्फेक्शन मुझे होता था जब, तो मैं ना पानी पी सकता था, ना मैं खाना निगल सकता था। पूरे टाइम लिक्विड्स ले रहा हूँ या सूप्स ऐसा कुछ पी रहा हूँ, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी और मैं छोटा ही था काफ़ी। पर एक टाइम पे आने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी ही ऑप्शन है। तो मैंने बोला सर्जरी तो मैं नहीं करवाऊँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि एक ठीक है, एक और रास्ता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, वो एवरी 3 वीक्स आपको लेना होगा। तो सरकारी अस्पताल में जाके पहले एक स्किन टेस्ट होता है, फिर उसमें आधा घंटा, पौना घंटा ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं कि कोई बॉडी में रिएक्ट तो नहीं, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है वो। तो आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स फिर देखते हैं कि बॉडी नॉर्मल है, तो फिर वो शॉट देते हैं पेनिसिलिन का। और जब तक कि उसका पेन से मैं रिकवर करता था, तो दूसरे शॉट लेने की बारी आ जाती थी। तो करीबन 2 साल मेरे लिए ये साइकिल रही है और बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे लिए वो। ना मैं खेल-कूद प्रॉपर्ली कर पाता था, ना मैं बाहर प्रॉपर्ली एन्जॉय कर पाता था अपनी लाइफ़ को, क्योंकि बचपन ही था। बट मुझे लगता था कि मैं अभी से उस चीज़ की वजह से हैंडीकैप हो गया हूँ। मैं जो चाहता हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद मेरे जीवन में ध्यान आया और चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गई मेरे लिए। तो चिराग जी, जैसे कि आपका ये जो स्वभाव बन गया था, जिससे आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लग गया, एक तो प्रभाव आपका फिजिकल बॉडी पे पड़ा, तो क्या इसका प्रभाव आपकी स्कूलिंग में, आपकी एजुकेशन में, आपकी सराउंडिंग्स में भी पड़ा? आपका बिहेवियर अपने दोस्तों के साथ कैसा था? दोस्तों के बीच तो कोई बिहेवियर में ऐसा चेंज नहीं था नॉर्मली, बट वही था कि मैं अपने सेहत के साथ अगर जूझ रहा हूँ पूरे समय, तो इतना खेल-कूद और इतना इंटरैक्शन नहीं हो पाता था, कम हो जाता था। एक एक समय आया जब ये चीज़ बहुत इंटेंसिफ़ाई हो गई थी मेरी लाइफ़ में। तो उस स्टेज में मुझे लगता था कि मैं भी चाहता हूँ कि बाहर जाके खेलूँ। फिर मेरे दोस्त बोलते थे मुझे कि चलो आओ बाहर खेलने, तो मैं कहता था कि नहीं, मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं अभी नहीं जा सकता। तो दोस्ती में भी लगता था कि हाँ, अब 10-12 दोस्त हैं समझ लीजिए, तो फिर गिने-चुने रह जाते थे। क्योंकि समय नहीं दे पाता था मैं, बाहर मैं खुद जा नहीं पाता था, तबीयत के साथ परेशान था। उसी तरह से साइनस की शिकायत भी थी मुझे, साँस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, नाक के यहाँ पे सब दर्द होता था मुझे, सिर में दर्द होता था। तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली धीरे-धीरे, मतलब मुझे बिल्कुल एक सफोकेटिंग पॉइंट पे लेके गई कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक समय एक एक आपको इंस्टेंस बताना चाहूँगा। मैं क्योंकि उड़ीसा में पला-बड़ा हूँ, तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि ठंड के मौसम में एक रात की बात है, मुझे अस्थमा शुरू हो गया था तभी, और मुझे इन्हेलर दिन में 2 बार ही लेना पड़ता था, इतना सीवियर था। तो वहाँ पर रात के समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी साँस नहीं आ रही है मुझे। रात के करीब 2 ढाई बजे होंगे। तो मैं गया, अपने पेरेंट्स को उठाया मैंने और मैंने बोला कि मुझे साँस नहीं आ रही है। फिर मेरे साथ बैठे वो लोग, पानी गर्म किया, उसमें पैर डिप किए और उन्होंने मुझे साथ में बैठे मेरे साथ बहुत देर और मुझे कम्फ़र्ट देने की कोशिश करी। तो
वो बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत डरावना था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब सांस नहीं आएगी और ये बंद हो जाएगी सांस। तो उम, एक छोटी ही उम्र थी मेरी और इतना ज़्यादा मतलब पेन और सफ़रिंग नहीं देखा था मैंने। और पेन थ्रेशोल्ड मैं बोलूँगा कि हाँ, क्योंकि बचपन में बाहर खेल-कूद करते थे, कुछ चोटें लग रही हैं, कुछ हो रहा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। फिज़िकल पेन में इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है कभी। बट ये अलग टाइप का पेन था। ये साँस ही नहीं तब, और साँस के साथ इक्वेशन मुझे जो समझ में आया उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अस्थमा में साँस लेने में तकलीफ़ होती है और आगे की जो जर्नी थी वो साँस पे ध्यान से ही शुरू हुई। तो साँस नहीं आना, तो उसकी वजह से साँस का महत्व समझ में आया मुझे। तो उसके बाद ही आई थिंक अस्थमा बहुत इंटेंसिफ़ाई हो गया था। उसके 2-3 महीने के बाद ही मैंने मेडिटेट करना शुरू किया था, ध्यान करना। उसके पहले सबसे पहले पहला मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने विपस्सना शुरू करी थी। आई थिंक 2 महीने 3 महीने वो किया होगा। उससे ऐसा नहीं बोलूँगा कि उससे कोई असर नहीं हुआ या उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई मेरी लाइफ़ में। पर आनापानसती उसके बाद शुरू किया मैंने और उससे ड्रास्टिक चेंज आया मेरे जीवन में। और क्योंकि मेरा एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रहा है हमेशा से, तो मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता था। मेरे पेरेंट्स मुझे जब कहते थे कि चलो बैठो ध्यान करो, इस चीज़ से तुम ठीक हो जाओगे, तो मैं बोलता था कि क्या बात कर रहे हो, इतनी इतनी मतलब इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे हैं, मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आज तक नहीं कर पाए, और आप मुझे कह रहे हो कि आप आँख बंद करके थोड़ी देर बैठो और आप ठीक हो जाओगे। तो मैं नहीं मानता ये। तो मैं हमेशा से हर चीज़ को क्वेश्चन करता था ऐसे। ऐसे किसी ने मुझे कह दिया कि हाँ, तुम ये करो, तो मैंने कभी सीधे रास्ते किया नहीं है। मैंने हमेशा क्रॉस क्वेश्चन किया चीज़ों को। तो लेकिन चीज़ों को समझा मैंने कैसे और क्यों इस चीज़ को शुरू किया कि मैंने देखा कि मेरे माता-पिता दोनों मतलब पूरे दिन भर काम करके थक के चूर होने के बाद भी मतलब रात को सोने के पहले 1 घंटा बैठ के रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा ध्यान कर रहे थे। तो करीब 1 महीने बाद जितना समय बीता और मैंने देखा कि ये ध्यान तो कर रहे हैं, पर इसमें इनके व्यक्तित्व में, इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ रहा है। और काफ़ी मेरे मम्मी काफ़ी शांत हो गईं, उनको गुस्सा आता था, अब इतना रिएक्ट नहीं करती थी। पापा भी प्यार से बात करते थे, अच्छे से बात करते थे, चीज़ों को समझाते थे। डाँटना इतना कभी रहा नहीं है, बट थोड़ा बहुत भी जो था, वो भी नहीं रहा। अब चीज़ें कन्वर्सेशन पे आ गई, वरना पेरेंट्स जैसे बच्चों को बताते कि ये कर लो या तुम ये करो, तो वैसे नहीं था। तो एक नॉर्मल इंसान अपने दोस्त के साथ जिस तरह से बात करता था, उस तरह से समझाने की कोशिश करते थे कि ये देखो, ये ऐसा है, ऐसे करोगे तो ये फ़ायदा होगा तुम्हें। पर उससे भी मैं कन्विंस नहीं हुआ। बट मैंने जब उनके अंदर वो चेंज अपनी आँखों के सामने देखा, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ वाक़ई में काम करती है। तो मुझे जब ये सब इतना कुछ कर चुका हूँ, तो ये क्यों नहीं? तो व्हाई नॉट वाली बात हो गई। तो मैंने ध्यान शुरू किया और काफ़ी इंटेंस मेडिटेशन सेशंस होते थे, कंटिन्यूअस 3-4 घंटे के, और फुल फुल नाइट वाले फुल मून मेडिटेशंस भी होते थे। और इनिशियल फेजेस में मैंने बहुत मतलब हर दिन समझ लीजिए 24 घंटे में से 4 घंटे कम से कम बता रहा हूँ, 4 घंटे ध्यान किया ही है। तो करीबन 6 महीने के अंदर मेरा टॉन्सिल का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, सांस की बीमारी, अस्थमा, सब 6 महीने के अंदर सब ठीक। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अपनी सेहत अपने हाथ में है, और बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है, आहार ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टॉन्सिल का मतलब था, मुझे समझ में आया कि थ्रोट
थ्रोट है कम्युनिकेशन का। टॉन्सिल की शिकायत जो मुझे हुई थी, मुझे समझ में आ रहा था बाद में जब मैं ध्यान में आया, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कम्युनिकेट नहीं करता था प्रॉपर्ली, मेरे अंदर जो भी चल रहा है या मेरे दिमाग में जो विचार है, तो उसकी वजह से मेरे थ्रोट में दिक्कत हुई। तो उस चीज़ को समझ के मैंने उस पे जैसे काम करना शुरू किया और ध्यान करने लगा, तो ब्लॉकेजेस जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस में आपको फील होती हैं वो क्लियर होने लगी और मुझे लगा कि नहीं, अब ये चीज़ ठीक हो रही है। और ये इनसाइट, ये इंट्यूशन मुझे ध्यान में ही आया। तब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अब जब ये चीज़ ठीक हो सकती है, तो आगे भी जीवन में कभी कोई फिजिकल एलिमेंट या कोई बीमारी होती है, तो ध्यान के माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं और कम से कम उसे फेस तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं। चिराग जी, इसमें मैं एक आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास जो भी बीमारियाँ फिजिकल बॉडी में आई, ठीक है, आपको ध्यान के बाद क्या ये समझ आई कि जो मैं सोचता था या मैंने जो अंदर अपना कचरा पाल लिया था, ठीक है, वो कारण के हमारा बने कि हमारी जो थ्रोट के ब्लॉकेजेस आ गए, साइनस, मतलब कि लाइफ के फ्लो में आपने कहीं ना कहीं बीच में बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए थे। तो क्या इस चीज को आप ध्यान के माध्यम से समझ पाए? जी बिल्कुल। और जैसा कि पहले बता रहा था मैं आपको, ध्यान की वजह से बहुत सारे इंसाइट्स आए मुझे और बहुत चीज़ें अपने जीवन में समझ आई कि अपने कर्मों का ही फल था और अपने बिहेवियर का या अपने थॉट पैटर्न की वजह से ही जो फिज़िकल बॉडी में चीज़ें मैनिफेस्ट हुई मेरी, और वो बीमारियां बन के निकली। क्योंकि एनर्जी लेवल पे या अपने कर्मों के लेवल पे मुझे लगा कि जैसे मैं अपने आप में ही चीज़ें दबा के रखता था, बात नहीं करता था, कम्युनिकेट नहीं करता था, तो वो चीज़ मेरे थ्रोट पे आके इम्पैक्ट उस चीज़ का हुआ। और जैसे जैसे मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी और मैं फिर खुल के स्पष्ट बात करने लगा कि ऐसे नहीं कि मैं फिर बातूनी बन गया, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतना कम से कम बात करो और बोल दो जो अंदर है। उस चीज़ को समझने लगा और मैं इम्प्लीमेंट करने लगा, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी बदलाव महसूस हुआ और ये बीमारी फिर दोबारा मेरे जीवन में नहीं आई। तो ध्यान की वजह से ही इस चीज़ का अनुभव ले पाया हूँ मैं कि चाहे फिज़िकल बीमारी हो, चाहे आप हमारे दिमाग में कोई चीज़ हो, ध्यान से उसका निवारण किया जा सकता है। चिराग जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एक संयुक्त परिवार से थे, जी। तो संयुक्त परिवार का आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट था? मैं अपनी पर्सनालिटी का बहुत सारा क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। उसमें मेरे माता-पिता, दादा-दादी और मेरे भाई और एक्सटेंडेड फैमिली जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे, सबको। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऐसा लगा कि बचपन में खुद को, जैसे बच्चों को कंप्लेंट्स होती हैं जैसे मैं बता रहा था, पर रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे वो एक्सपीरियंसेस नहीं होती तो मैं आज जो हूँ मैं वो नहीं होता। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी होती या मुझे बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ दिया होता, तो मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से या उस माहौल की वजह से ही आज जो मैं हूँ। फिर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ अगर, तो मैंने आर्य समाज डीएवी से पढ़ाई करी है। तो आइडल वर्शिप में कभी भी बिलीव नहीं था और घर में पूजा पाठ ध्यान में आने के पहले होता था, पर कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि नहीं तुम भी चलो या तुम भी आओ। तो हाँ, घूमने जा रहे हैं, चलो मंदिर जा रहे हैं घूमने, तो हाँ चलो घूम के आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद खाने मिलेगा। तो उस चीज़ का इंटरेस्ट होता था, ना कि जाके वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। पर एक टाइम के बाद जब ध्यान में जुड़ने लगे तो एक फ़ेज़ ऐसा था जब पूजा पाठ पूरी तरह से छूटा नहीं था और पूरी तरह से मतलब उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकले थे। तो उस समय जब माता-पिता जाते थे मंदिर या कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते थे, तो जाके वहाँ पे बैठ के ध्यान करते थे। तो वहाँ पे जाके फिर पूजा पाठ ना करके वहाँ पे जाके
उस जगह की एनर्जी में जाके ध्यान करते थे। तो एक शिव मंदिर था हमारे घर से दूर, करीब 25-30 किलोमीटर दूर, एक गाँव के अंदर, बिल्कुल खुले एरिया में। एक जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि गाँव कैसा होता है, आज की डेट में मॉडर्न गाँव में सब कुछ फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था। आस-पास कुछ नहीं, जंगल के बीच में एक मंदिर था। तो उस वहाँ पे जाके खुले मैदान में, वहाँ पे मंदिर में जाके बैठ के ध्यान करने का अनुभव बहुत ही आनंददायी था। और उस चीज़ से बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस मिले हैं मुझे। और ध्यान तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पहले बचपन में मैंने अपने दादा-दादी के साथ भी बहुत समय बिताया। दादी ने हमेशा धर्म ग्रंथों से कहानियाँ सुनाई हैं बचपन में। जैसे रात को सोने जाते थे तो बोलते, दादी कहानी सुनाओ। तो दादी ने कभी श्री राम की, कभी हनुमान जी की, या भगवान कृष्ण की, तो या भोलेनाथ की। तो हमेशा इन कहानियों में इंटरेस्ट रहा है, इन कहानियों में रुचि रही है। और मेरे दादाजी का बिल्कुल ऑपोज़िट था। वो भगवद गीता का पाठ करते थे और स्वाध्यायी परिवार से थे। हर हफ्ते 2 दिन शाम को वो जाते थे, एक ग्रुप में गीता का पाठ करते थे वो लोग। फिर हर एक श्लोक जो वहाँ पे पढ़ा जाता था उसका मीनिंग डिस्कस करते थे, एक्सप्लेन करते थे, चिंतन करते थे। उसमें बच्चों की भी क्लास होती थी, वो मुझे वहाँ पे लेके जाते थे। तो अ, गीता, भगवद गीता का भी पाठ, मतलब उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस रहा है। और उससे ये समझ में आया कि कर्म इम्पोर्टेंट है। और मेरे दादाजी यही बोलते थे कि कर्म योग सबसे उत्तम योग है। पर क्योंकि तब समझ जैसी थी उस हिसाब से समझ में आता था कि हाँ, कर्म करो और बाकी सब छोड़ दो। तो अब आगे जब लाइफ में आगे बढ़ा, जब ध्यान मिला, तो समझ में आया कि कर्म के साथ साथ ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। पर अगर मैंने जब तक ध्यान नहीं पाया और तब तक मेरे पास कर्म नहीं होता, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। तो उस चीज़ का बहुत सारा श्रेय मैं अपने दादा-दादी को भी देना चाहूँगा कि अगर ये सीख मुझे बचपन में नहीं मिली होती कि अपना कर्म करते ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पाता। और आज भी ध्यान अपनी जगह पे है, लेकिन अपना कर्म जो है, उससे पीछे हटने से ध्यान भी नहीं काम आएगा। ये चीज़ मुझे समझ में आती है। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या अपने माता-पिता का और अपने इनफैक्ट अपने भाइयों का भी, मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो दोनों से लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही मिलता था। तो उस चीज़ का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो चिराग जी, जैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ आगे बढ़ती गई, आपकी पढ़ाई, स्कूलिंग हो गई, कुछ खास लम्हे जो जीवन के आपने उस पढ़ाई में बिताए और उनसे कुछ अनुभव आपके, वो शेयर करना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई के वक़्त मैं सीरियस रहता था। स्टडीज़ के लिए बिल्कुल, मतलब कभी भी पढ़ाई से भागा नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहा है हमेशा से पढ़ने में। तो लोगों को लगता था कि जैसे बस छूट गई आज, तो चलो छुट्टी है, आज मज़े आ गए। मुझे चिंता हो जाती थी कि आज का स्कूल का दिन जो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे वो मैं कवर कैसे करूँगा? मैं कैसे उस चीज़ में पीछे रह जाऊँगा? तो मेरा वैसा माइंडसेट था। तो पढ़ाई के लिए मेरा ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती पूरे टाइम सिर्फ पढ़ते ही रहता था। क्लासरूम में जितनी देर पढ़ाई करता था, पूरे अटेंशन के साथ, फिर बाहर जब घर आया तो खेल-कूद भी उतनी ही करता था। तो पढ़ाई स्कूलिंग के वक़्त तो ऐसी फ्री फ्लोइंग चली गई, पता भी नहीं चला। लेकिन अ, मैं अपने हायर स्टडीज़ की अगर बात करूँ, जैसे सपोज़ मैं इंजीनियरिंग के वक़्त आया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है
कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा बहुत मन था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, एनाटमी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने प्रेप भी करी थी और एंट्रेंस में क्वालिफाई भी हो गया था और वेट लिस्ट में मेरा नाम भी था। पर तब मेरे जीवन में ध्यान आ गया था। तो इनिशियल टाइम था ध्यान का, जब मैं अपने करियर चॉइस पे खड़ा था, मतलब दोराहे पे खड़ा था। तो बहुत दुविधा में था मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि आप नो डॉक्टर और नो मेडिसिन की पॉलिसी फॉलो करें, और अगर मैं खुद एक डॉक्टर बन गया अगर, तो मैं पूरा अपना जीवन कैसे निकालूंगा। तो थैंकफुली मेरे पापा ने बोला था कि नहीं, तुम इंजीनियरिंग की भी एंट्रेंस दो, दो एग्ज़ाम तो दो, तुम्हें नहीं जाना है, ज्वाइन नहीं करना है, वो बाद की बात है, देखेंगे। तो मैंने अपने पिताजी की बात सुनते हुए एग्ज़ाम दे दी थी। तो फाइनली जब मेरी काउंसलिंग के लिए गया था मैं, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लाइफ लॉन्ग तो इस डिसीजन के साथ नहीं जी पाऊँगा कि अगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि नहीं आप ध्यान करो, अपने आप को ध्यान की ऊर्जा से हील करो, और मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर बन जाता हूँ, तो मुझे लगा कि ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी, और बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि लोगों को क्वालिफ़ाई करने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, मैंने भी खूब करी थी। मेरे साथ भी और थे दोस्त मेरे जो जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दी थी और वो क्वालिफ़ाई या क्लियर नहीं कर पाए थे। वो लोग बोलते थे कि तेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और तू नहीं ले रहा है। और हमारा हाल देख, और हम लोग 2 बार से, अब मुझे अगली बार 1 साल ड्रॉप करके दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस चीज़ के प्रेशर में नहीं आया मैं, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हो गया था कि एक छोटे से डिसीजन की वजह से लाइफ लॉन्ग मैं इस सोच में नहीं जी सकता कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग जॉइन करी, और इंजीनियरिंग में भी स्मूथ सेलिंग पढ़ाई, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिक्कत हो रही है। और इनफैक्ट एक एक्सपीरियंस ऐसा बताना चाहूँगा, मेडिटेशन करना क्योंकि बहुत फ्री फ्लोइंग तभी चालू हो गया था, और मेरी एक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थी, आई थिंक थर्ड तीसरा सेमेस्टर था। तो मेरा एडमिट कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था, एग्ज़ाम के पहले मैंने कहीं रख दिया था। तो अब मैं क्या करूँ, मैं पैनिक करने लग गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बैठता हूँ थोड़ी देर आँख बंद करके। तो मैं आँख बंद करके बैठ गया ध्यान में, और फिर मुझे एक विज़न आया कि उसमें एक मुझे एक शर्ट दिख रही है, और फिर वो ज़ूम हो गया अंदर, और एक मुझे शर्ट की पॉकेट दिख रही है, फिर वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और वहाँ पे मुझे अपना वो एडमिट कार्ड दिख रहा था। तो मैंने फटाफट से ध्यान ख़त्म किया और जाके अपने कबर्ड में चेक किया कि वो वाली शर्ट है, ये पॉकेट के अंदर से वो एडमिट कार्ड निकला, और वो मुझे मिला। और फिर अगले दिन क्योंकि एग्ज़ाम था, तो फिर मैं वापस से अपनी पढ़ाई की तैयारी में लग गया था। तो ये मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस था कि एग्ज़ाम तो देते हैं लोग, पर ये तो ऐसा था कि एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा था मुझे, और उस चीज़ को ढूंढ सका मैं ध्यान के माध्यम से। मेरा कोई थॉट नहीं था कि मुझे ढूंढना है या मुझे पता चले, मैं बस ध्यान में बैठ गया था, और ये चीज़ मेरे सामने आ गई। जब मैं एग्ज़ाम की प्रेप भी करता था, तो समझ लीजिए 12 या 15 या 20-25 क्वेश्चंस हैं, उसमें से इंट्यूटिवली जो भी पढ़ता था मैं, जो भी प्रिपेयर करता था, उसी के आसपास या वही चीज़ें एग्ज़ाम में आती थी। तो सिलेक्शन करना कि ये पढ़ना है या फिर इस पे ध्यान ज़्यादा देना है, पढ़ना तो सब कुछ होता था, पर ध्यान इस पे ज़्यादा देना है, इस पे फोकस करना है। तो उस चीज़ में भी मैं बोलूँगा कि ध्यान की वजह से मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ, और एजुकेशन की लाइफ ध्यान की वजह से बहुत इजी हो गई थी, प्रेशर इतना नहीं फील हुआ मुझे। तो चिराग जी, जैसे कि आप इंट्यूशन आप बोल रहे हैं, जी तो ये जो इंट्यूशन आपको आती थी, जी।
ये ध्यान के बाद आई या पहले भी कुछ कुछ आप इसको महसूस करते थे? बिल्कुल, मैं ध्यान के पहले भी इस चीज़ को महसूस करता था, पर ध्यान के आने के बाद ये चीज़ इंटेंसिफ़ाई हो गई। अब समझ लीजिए कि पहले एक दरवाज़े पे हल्की दस्तक होती थी, अब कोई दरवाज़ा खोल के कह रहा है मुझे कि ये करना है। तो अब ये पूरी डिफ़रेंस रोशनी के साथ वो पूरा बिल्कुल, दरवाज़ा खुल खुल था। चुका है। कई बार अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो फिर मैं ध्यान में बैठ के फिर देखता हूँ कि मुझे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ध्यान आप अभी भी करते हैं? जी, मैं ध्यान करता हूँ अभी भी। कितने आवर्स आप ध्यान करते हैं? ऐसा कोई फ़िक्स्ड शेड्यूल नहीं है, पर हर दिन 45 मिनट्स टू 1 आवर तो कोशिश करता हूँ कि मैं कर ही लूँ। बाकी कभी हम लोग ग्रुप में बैठे हैं तो ज़्यादा हो गया, या फुल मून्स पे कोशिश करते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा ध्यान कर लें। ध्यान की वजह से अगर मुझे पता चला है कि कुछ बेनिफिट्स हुए हैं मुझे, तो उसकी कंटिन्यूटी रखने में सोचता हूँ कि मेरा ही भला है। भला है। जी। चिराग जी, जैसा कि हम आज का समाज में एटमॉस्फेयर देखते हैं कि जो बच्चे आईटी इंडस्ट्रीज में हैं या अपने किसी भी प्रोफेशनल उसके अंदर हैं, तो उनके पास एक ही चीज़ आती है कि हमारे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो आपको क्या लगता है, और आप तो इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अभी भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से बेनिफिटेड है हमारे लिए? ध्यान करने के बाद मुझे समझ में आया कि समय आप अगर उम, चाहो तो निकाल सकते हो और बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी हमेशा से हर एक प्रोफ़ेशनल, चाहे वो आईटी में हो, चाहे किसी और प्रोफ़ेशन में हो, उनकी ही मेरी भी मतलब सिमिलर सिचुएशन है, और मैं भी यही सोचता था हमेशा, और अभी भी आज भी कभी होता है कि मैं किसी चीज़ के लिए समय निकालना हो तो नहीं निकाल पाता। कई बार ही होता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है काम का, कई बार ही जाना पॉसिबल होता है बाहर, कई बार नहीं भी पॉसिबल होता है। पर अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना समझ में आ गया, जब अगर काम ज़रूरी है, तो काम पे ध्यान दो, और अगर इस चीज़ को पॉज़ कर सकते हैं और इसे बाद में कर सकते हैं, तो फिर जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पहले कर लो। अब एक फ़ेज़ था करियर की शुरुआत के वक़्त, जब यहाँ पे परिनिर्वाण पिरामिड में आनापानसती ध्यान करने के लिए जब हम लोग पूरा ग्रुप इकट्ठा होता था, और फुल मून मेडिटेशंस करते थे हम लोग, या कोई ग्रुप सेशंस होते थे यंगस्टर्स के लिए, तो मैं ऑफ़िस करने के बाद आ जाता था यहाँ पे, फुल नाइट मेडिटेट किया, फिर यहाँ से वापस चला गया फ्रेश होके, फिर घर, फिर ऑफ़िस गया। मतलब समझ लीजिए मैं रात भर ध्यान किया मैंने, फिर मैं गया नहा धो के, फिर ऑफ़िस चला गया, दिन भर फिर काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे फिर नींद आ रही है, या फिर मैं काम के वक़्त मुझे आलस आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो क्योंकि हमें उसका साइंस समझ में आ गया है कि आनापानसती अगर आप करते हैं तो नींद के 3 गुना ज़्यादा बराबर होता है ध्यान। तो समय का सही उपयोग करना समझ में आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं बैलेंस आउट कर सकता हूँ। तो बस मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि अभी इस समय मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रेज़ेंट मोमेंट प्रेज़ेंट में मोमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैं है? वो करूँ। मैं ऐसा और मैं बिल्कुल भी नहीं कहता था कि हर हर मोमेंट पे ध्यान करना ही, या ध्यान का प्रोग्राम अटेंड करना ही ज़रूरी है, ऐसे मैंने कभी भी ना ही सोचा है, ना ही किया है। पर कभी अगर लगा है कि ये ज़रूरी है अभी, तो मैंने अपना काम पॉज़ करके मैं उस चीज़ में चला गया हूँ। और कई बारी ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई प्रोग्राम्स अटेंड नहीं भी किए हैं, बिकॉज़ तभी कुछ ऐसा इतना इम्पोर्टेंट था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये ज़रूरी है अभी। हाँ, पर कई बारी हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अरे नहीं यार, ये काम ही ज़रूरी है अभी पहले। पर कई बारी ये होता है कि उस चीज़ को आप थोड़ा बैक बर्नर पे पीछे डाल सकते हो। कोई उसमें ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं हो जाएगा। तो उस चीज़ की समझ आने लगी, और इस चीज़ की वज़ह से
ये भी चीज़ अच्छी हुई कि मुझे लगता था पहले कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, कि हाँ ये प्रोग्राम हो रहा है मैं जा नहीं सकता, या मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, या मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं पे होंगे, सब मिलके ध्यान कर रहे होंगे। तो मैं उस चीज़ को मिस नहीं करता था फिर, क्योंकि मेरा भी मन करता था जाने का, पर हाँ, मैं प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करता था सिचुएशन को कि हाँ, मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं जाता था। नहीं तो मैं बोल देता था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे ऑफ़िस का काम है, मैं नहीं आ सकूँगा। तो चिराग जी, जैसे कि आपका अपना अनुभव है जी। और आप ही की उससे मुझे समझ आ रही है कि जब हम एक बैलेंस करते हैं और ध्यान करते हैं, उससे हमारे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और हमारी क्षमताओं में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो काम हम 2 घंटे में करते थे, आज उसको 1 घंटे में भी हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन पूरी तरह से बन चुकी होती है। तो जीवन के अंदर ध्यान भी आपके जीवन में ये एक बहुत बेनिफिटेड होके आया। जी। तो अभी चिराग जी, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो ध्यान करते हैं तो कभी उनके जीवन में उनको कोई पास्ट लाइफ दिखाई दी हो, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा अनुभव है? जी, मेरे ध्यान के अनुभवों में पहले तो मुझे समझ नहीं आया था ये पास्ट लाइफ़ वाला टर्म जो अभी आप कह रहे हैं। तो मुझे बाद में जब और मेरे सीनियर्स थे, मास्टर्स थे, उनके साथ डिस्कस किया, शेयर किया, तो समझ में आया कि इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ़ देखी है, और उसका कोई दूसरा रोल नहीं होता है कि वो बस आपको ये दिखाने आता है या फिर ये सिखाने आता है कि आपने पिछले जन्म में अगर कुछ किया था, उससे आपको इस लाइफ में ये सीखना है। उस चीज़ की वजह से ही वो विज़न आता है। उसका दूसरा और कोई रिलेवेंस नहीं होता है। अब जैसे समझ लीजिए, मैंने एक एक्सपीरियंस देखा था कि मैं एक विलेजर था, और एक बहुत ही ओल्ड इंसान की तरह मैंने देखा था अपने आप को, और काफ़ी हठी और ज़िद्दी किस्म का था, वो मैंने देखा था। कुछ सिचुएशन थी वैसी, तो मैं अभी भी उस चीज़ को कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। आज आज भी मैं अपने अगर पर्सनैलिटी में झाँकूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ज़िद नहीं कहूँगा, बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस है मेरे अंदर, पर कभी-कभी वो ज़िद की तरफ भी चली जाती है। तो वो चीज़ मेरे सामने इसीलिए आई थी ताकि मुझे समझ आए कि मुझे इस चीज़ को रिपीट नहीं करनी है। मुझे यही सीखना है कि हर बार अपनी ज़िद पे अड़े रहना सही नहीं होता है, और आपको कभी सामने वाले की बात भी सुन लेनी चाहिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि जो मैंने देखा था अपने पास्ट लाइफ़ में। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो एक बार देखा था मैंने कि एक वॉरियर हूँ मैं, और एक बैटलफ़ील्ड में युद्ध चल रहा है, और किसी ने मेरी अपर बैक पे ऐसे स्वॉर्ड से मारा मुझे। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे हमेशा से कोई ऐसी फ़िज़िकल एलिमेंट नहीं है, पर मुझे अपर बैक में लगता है कि कभी पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है बिना किसी रीज़न के। तो वो आप ट्रॉमा फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी कैरी करते हो। तो अब मुझ चीज़ को मुझे समझ में आया, तो मैं उस चीज़ को रिलीज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का मुझे आराम अभी है, वरना मैं एक टाइम पे परेशान हो गया था कि ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा क्यों होती है और रिकरेंट होती है। तो ये भी एक पास्ट लाइफ़ का अनुभव है। तो चिराग जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप अनुभव किया जी। कि जो भी आपके पास्ट लाइफ के अनुभव हो रहे थे, तो आप को ये डिसीज़ रिलेट करते हो या जीवन के अंदर ये आपका टेम्परामेंट बन जाता है या हैबिट बन जाती है। तो उनको करने के बाद, पास्ट लाइफ दिखाई देने के बाद, तो ये जानने की उत्सुकता बनती है कि आज आपकी डेट में, जैसे आपने बताया कि आपको इम्प्रूवमेंट है, तो क्या आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है उसके प्रति? आप उसको रिलीज़ कैसे करते हैं? अवेयरनेस बिल्कुल बढ़ जाती है, पर रिलीज़ करने की बात अगर मैं करूँ तो जैसे मैं अपने पहले एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर मैं ज़िद की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ,
और अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि क्या मेरे बिहेवियर में आज भी वो चीज़ है जो मुझे दिखी थी। तो ऑन ग्राउंड मैं अगर देख रहा हूँ कि हाँ, आज भी उसी सिचुएशन में अगर मैं हूँ तो मैं उसी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं ग्रो नहीं कर रहा। और ग्रो करना, इवॉल्व करना ही लाइफ का मकसद है। तो उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उस चीज़ को पीछे छोड़ के उस पे काम करके आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। तो ये रिमाइंडर अपने आप आ जाता है अपने आप को कि नहीं, वो चीज़ जो पास्ट लाइफ में रिपीट करी है वो अभी दोबारा से रिपीट ना करो तो आगे जल्दी बढ़ जाएंगे। वरना समय की कोई कमी नहीं है, पर जितना जल्दी आगे बढ़ गए उतना अच्छा है। तो जितनी जल्दी जो लेसन हमने उन लर्न किया, पास्ट से जो कर्मास थे उनसे लर्न किया, उससे हम और आगे बढ़ सकते, लेसन सीख। आपका कहने का यही मतलब है कि हमें अगर कोई पास्ट लाइफ आती है, या तो वो हमारे पास्ट कर्मास को दिखाने के लिए आती है, या हमें कुछ लेसन सीखने होते हैं बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। तो हम ये करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं जीवन के अंदर। जी जी। तो इसके साथ एक और चीज भी आती है कि एस्ट्रल ट्रैवल जिसको बोलते हैं। जी। है, तो क्या आपके जीवन के अंदर वो भी घटित हुआ? तो एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस भी मुझे इनिशियल टाइम पे ध्यान में काफ़ी हुए, और ऐसा फील होता है कि जैसे आप ध्यान करने बैठे हो, आपकी एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ होती है, आप अपने आप को देख पाते हो सामने, और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जो आईने में देखते हो और वो जो दूसरा एक्सपीरियंस होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये अनुभव करने वाली बात है। तो फिर ब्रह्मांड का सैर और झरने, जंगल, तो जहाँ मतलब थॉट के स्पीड से ट्रैवल करना, उस चीज़ को एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड किया, और बहुत ही अनुभूति बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है मेरे लिए ये। और इतना ट्रांसफॉर्मिंग रहा ये एक्सपीरियंस के मतलब खुद को पता चलता है कि आप थॉट ही हो, अगर आप थॉट ही सब कुछ है, अगर आप थॉट के दायरे में बंध जाते हो तो बंध गए, और उस चीज़ से निकल गए तो फिर आपके लिए कोई सीमा नहीं है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस का महत्व मैंने ये समझा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे जहाँ जा रहे हो, सिर्फ आपके थॉट आपको जहाँ डायरेक्ट करते हैं आप वहीं जाते हो, और अगर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस तरीके से अपना माइंड रखो तो आप जा सकते हो। तो लाइफ में उतारने वाला एस्ट्रल एक्सपीरियंस का सार मुझे ये समझ में आया है कि ट्रैवल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उससे लर्निंग ये मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप क्या कर सकते हो उस चीज़ से। तो सबसे आपका चिराग जी ये अनुभव जो है एस्ट्रल ट्रैवल का, उसमें ये समझ आई कि हम थॉट से परे होकर एक फ्रीडम का जीवन जी सकते हैं। जी। ये सृष्टि जो है उसको हम इस फिजिकल बॉडी में भी आसानी से देख पा सकते हैं, और उसका आनंद और उसकी अनुभूति सिर्फ उसी के पास है जो ये कर पा रहा है, जो कर पाता है। जी। तो बहुत ही अच्छे अनुभव, और आपकी लर्निंग जो है उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि थॉट से परे जाकर जो दुनिया है उसको समझना, उसके लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी ज़रूरी है। जी। बट ये अनुभव ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही आते होंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है। तो जिसको जो अनुभव आया उस सोल के लिए वो अनुभव और वो नॉलेज की ज़रूरत थी उसको, इसलिए वो अनुभव आया। चिराग जी, अभी तक जो भी हमने आपसे सुना जी। और जाना कि जीवन के अंदर हमें हमेशा जो भी स्वभाव है या जो भी सर्कमस्टांसेस है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। चिराग जी, अभी बहुत कुछ बाकी है आपकी इस सुंदर यात्रा में, आपके अनुभव और ज्ञान को पाने के लिए। तो जानते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों, चिराग जी की आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा कि जीवन के अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारे जीवन में जो अनुभव हमें ध्यान से होते हैं या जीवन के अंदर संसारिक उसमें होते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अगर हम अवेयरनेस के साथ उनके साथ जुड़े रहेंगे तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा की अगली यात्रा के लिए उन्नति भी कर सकते हैं। तो अभी चिराग जी की आत्मा की यात्रा में बहुत कुछ है जानने के लिए। किस प्रकार उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकों से उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव हुआ, और साथ में उन्होंने पत्री जी से कब मिले, कैसे मिले और सेवा में उनका क्या योगदान रहा, तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद आप सबका।